का इशू था, इसलिए हम लोग जो है इस तरह से आपके सामने डिस्कशन करेंगे। और देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात कर ली थी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की। कुछ बेसिक सी बातें की थी कि जनरली क्या होता है कि हमें जब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी होती है तो हम इस तरह से लिखते हैं, ये हमारा है। तो ये जो एफ डी है ये आपका एक तरह से कंबाइन ऑपरेटर होता है, सिंपल एक तरह ऑपरेटर, या आप कह लो कुछ बड़ा लंबा चौड़ा नाम लेने की जगह पर ये एक ऑपरेटर होता है। और ये ऑपरेटर मतलब इसके अंदर, अब इस एफ डी के अंदर क्या हो सकता है, एफ डी के अंदर डी एन बाई डी एक्स एन और है, फिर जैसे मान लो कुछ कांस्टेंट है, फिर डी एन माइनस वन, डी एक्स एन माइनस वन, इस तरह के टर्म्स होते हैं। तो बेसिकली ये जो टर्म्स हैं इनको हम ऑपरेटर कहते हैं। जो डी बाई डी एक्स का टर्म है इसको ऑपरेटर कहते हैं और इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यहाँ एन है तो इधर पावर एन लग जाएगा। ये हम लोग ने पिछली बार देखा था, उसी को मैं आपको यहाँ से एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। तो समान रूप से अगर आप देखोगे तो ये आपका फॉर्मूला है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखने का। अगर x 0 हो जाए तो वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसको हम होमोजीनियस नाम देंगे। ठीक है, सीधी सी बात है, उसको होमोजीनियस कहा जाएगा। यानी उसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, एफ डी डिपेंडेंट वेरिएबल y है, 0 है, तो ये हो जाएगा हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की बड़ी खास अपने आप में इसकी महत्व है। अगर आपके पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो कुछ किस तरह का है, हम लोग ने जो पिछली बार लिखा था, जैसे मान लो ए डी की पावर एन ए वन डी एन माइनस वन प्लस ए टू डी एन माइनस टू, और ऐसे करते करते ए एन, और ये सब ब्रैकेट के अंदर बंद वाई, राइट साइड 0 हो गया, तो ये होमोजीनियस है। और मान लो इस होमोजीनियस के सोल्यूशन कौन है, y1 सोल्यूशन है, y2 सोल्यूशन है, इस तरह से करते करते yn सोल्यूशन। अब एक चीज़ खास बात देखो, इस चीज़ को नोट कर लो, ये एक खास बात है। अगर यहाँ पर n ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी कि जो सबसे हाई ऑर्डर जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव का वो n है, तो आपके पास इसके कितने सोल्यूशन निकलेंगे, n सोल्यूशन निकलेंगे। तो अगर ऑर्डर n है, इसको नोट कर लेना, एक बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, कोर कॉन्सेप्ट है। अगर ऑर्डर n है तो हमारे पास सॉल्यूशन भी कितने होंगे, n होंगे। अगर आपको लग रहा है कोई नई चीज़ है तो बिल्कुल नई चीज़ नहीं है। आपने पढ़ा है कि अगर ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, तो हम क्या कहते हैं, यहाँ x की पावर 2 है, तो इसका मतलब इसके अंदर कितने रूट होंगे, 2 रूट होंगे। मतलब x की 2 ऐसी वैल्यू होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। ये आप पढ़ चुके हो और अच्छी तरह जानते हो। और इसी टर्म में अगर हमने कहा कि ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी करके इस तरह से कोई इक्वेशन है, तो इसमें कितने रूट होंगे, क्योंकि एक्स क्यूब है तो यहाँ x1 x2 और x3 तीन इसके रूट होंगे। बस वही लॉजिक यहाँ पर भी है। अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन n ऑर्डर की है तो उसके कितने सोल्यूशन होंगे, n सोल्यूशन होंगे, y1 y2। अब इसमें कोई रियल है, इमेजिनरी है, 0 है, मतलब वो तो ट्राइबल हो जाएगा, 0 तो ट्राइबल हो जाएगा। क्या है वो हम लोग आगे डिस्कस कर सकते हैं। तो सवाल ये तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर हमारे पास इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसके y1 y2 yn सोल्यूशन है, तो हम एक सोल्यूशन ऐसे लिख सकते हैं कि c1 y1 प्लस c2 y2 प्लस c3 y3 एंड इसी तरह से करते करते cn yn। तो इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला कि सॉल्यूशनों का लीनियर कॉम्बिनेशन, दिस इज कॉल्ड द लीनियर कॉम्बिनेशन। जब भी आप लीनियर वर्ड सुनो इसका मतलब है कि हम केवल 1 पावर की बात कर रहे हैं। जैसे y इज इक्वल टू mx ये फॉर्मूला होता है, तो यहाँ कहीं भी स्क्वायर नहीं, क्यूब नहीं, कुछ नहीं है, तो ये सिर्फ पावर 1 है, तो इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं, सीधी लाइन की इक्वेशन होती है। तो ऐसे ही लीनियर कॉम्बिनेशन है, या इसको कई लोग इसको और हाई फाई तरीके से एस्थेटिक तरीके से कह रहे हैं कि इससे सुपरपोजिशन है, कि सॉल्यूशनों का सुपरपोजिशन सिंपल सा मतलब है उनको मल्टीप्लाई कर दो किसी कांस्टेंट से करके और उसको जोड़ दो। तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन मालूम है तो उन सॉल्यूशनों का सुपरपोजिशन कर लो या लीनियर कॉम्बिनेशन कर लो, वो भी आपका एक सॉल्यूशन होगा। लेकिन बशर्ते, शर्त क्या है, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होनी चाहिए, आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर होनी चाहिए। मतलब लीनियर होने का मतलब जो हम लोग ने बात किया था कि जैसे डिपेंडेंट वेरिएबल y है तो उसकी कोई पावर नहीं होनी चाहिए,
2 3 ऐसे नहीं होनी चाहिए। dy/dx है, उसकी कोई पावर, उसका डिग्री नहीं होना चाहिए 1 के अलावा, और साथ ही साथ कहीं पर भी इस डिपेंडेंट वेरिएबल और जो डेरिवेटिव हैं इनका कोई प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये सारी शर्तों के तहत अगर हमारी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन काम कर रही है तो बच्चों इसका मतलब है कि आप वहाँ पर ये थ्योरी लगा सकते हो, इस तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हो। इतना तो हम लोगों ने लिख लिया था, पिछली बार की कहानी थी यहाँ तक, इतना हम लोगों ने समझ लिया था। तो 5 मिनट हमारा यहाँ पर हो गया कि हमने क्या क्या इससे पहले पढ़ लिया था। अब हम आगे बात करेंगे कि अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये सोल्यूशन निकाले कैसे जाएंगे। अभी तुमने कहा सोल्यूशन y1 y2 yn होंगे तो ऐसा होगा, लेकिन ये y1 y2 आएंगे कैसे। तो अब हमारी कहानी शुरू हो गई है कि फाइंडिंग द सोल्यूशन, हाउ टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ ODE। ODE है, इसके सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे। तो कैसे हम ODE लिखते हैं, ऑपरेटर है y = x। दिस इज द वेरी जनरल फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब अगला क्या काम करोगे, अब जब आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी तो आप देखो यहाँ x है, x का x कुछ भी हो सकता है, लॉग के टर्म में होगा, साइन के टर्म में होगा, पॉलिनोमियल फॉर्म में होगा, कुछ नहीं। अब हम इसको तोड़ तोड़ के सॉल्व करेंगे। तोड़ तोड़ के सॉल्व करने का मतलब है कि सबसे पहले तो हम ये इसका एक होमोजीनियस फॉर्म बनाएंगे, है नहीं असल में, हम बनाएंगे। और जब हम बनाने वाला जब काम करेंगे तो उसमें हम एक ऑक्सिलरी, अरे क्या लिख दिया, ऑक्सिलरी सही लिखा है इसमें। तो हम यहाँ पर एक AUXILI, हाँ ऑक्सिलरी, हम एक ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ पर बनाएंगे। अब ऑक्सिलरी मतलब जो वास्तविक ना हो, जो डमी जैसी हो, उसकी जैसी, जैसे उसी जैसे मिलती जुलती, ऐसे एक मतलब बिल्कुल वही स्ट्रक्चर वाली, लेकिन वो नहीं, एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। और फिर उस ऑक्सिलरी इक्वेशन, और जनरली ऑक्सिलरी इक्वेशन जो होती है ना, ये कुछ अलजेब्रिक फॉर्म में होती हैं जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं, इनके रूट निकाल सकते हैं। अब जब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेंगे, उसके रूट निकाल लेंगे, तो फिर उन रूट के हिसाब से हम उसका एक सॉल्यूशन बताएंगे, और इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, क्या करोगे, आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, मान लो वो इनहोमोजीनियस, सबसे बड़ा केस यही हो सकता है कि इनहोमोजीनियस हो। तो अगर इनहोमोजीनियस है तो उसको होमोजीनियस फॉर्म में हम मानेंगे, उसकी एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, उस ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट निकालेंगे, उन रूट के हिसाब से हम एक सॉल्यूशन बनाएंगे, एक हिस्सा बनाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जिसको आप शॉर्ट में कहोगे CF। अच्छा, इसको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि आप देखोगे इस सॉल्यूशन के अंदर कुछ कांस्टेंट्स होंगे, जैसे C1 कांस्टेंट होगा, C2 कांस्टेंट होगा, C3, अब वो डिपेंड करता है रूट का कैसा बिहेवियर, कितने रूट क्या है, कुछ कांस्टेंट्स होंगे। तो कांस्टेंट के साथ ये आपका सॉल्यूशन लिखा जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। वैसे हिंदी में कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है पूरक। पूरक का मतलब होता है अगर कोई चीज़ अधूरी सी है तो पूरक को जोड़ करके आप उसको पूर्ण कर सकते हो। जैसे आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा कि जैसे इंग्लिश की एक बुक है, खासतौर पे इंग्लिश पे होता है, तो इंग्लिश की एक बुक है, फिर उसके बाद एक कॉम्प्लीमेंट्री उसके साथ एक छोटी सी पतली सी बुक होती है जिसमें कोई प्ले वगैरह होता है, या मेन एग्ज़ाम के बाद कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एग्ज़ाम होते हैं जो कि उसके नंबर मेन रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी है उसके साथ तो कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर भी एक सोल्यूशन है, कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हम कुछ तरीके और अपनाएंगे, फिर इस इन होमोजीनियस पार्ट को इंक्लूड करेंगे, फिर हम एक इन्वर्स ऑपरेटर डिफाइन करेंगे, वो हम लोग आगे बात करेंगे। फिर उसके बाद हम इस इनहोमोजीनियस फंक्शन के लिए एक इक्वेशन निकालेंगे, एक पार्ट निकालेंगे, जिसको हम कहेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में मैंने पहले बात किया था, इससे पहले पर्टिकुलर सोल्यूशन, जो कि इंटीग्रल सोल्यूशन के रूप में कहा जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, कोई भी अननोन क्वांटिटी नहीं रखते हैं, C1 C2 नहीं रखेंगे, वहाँ हम कोई एक खास कंडीशन के तहत अपनी सोल्यूशन को निकालेंगे, तो वो हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन या पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा। अब क्या होगा, चूंकि हमारी इक्वेशन लीनियर है, मैं बार बार जोर देके कह रहा हूँ, ये सारी कहानी लीनियर इक्वेशन होने की वजह से हमारे सामने है। तो चूंकि हमारी इक्वेशन लीनियर है तो हम बड़े आराम से जो उसका कंप्लीट सोल्यूशन होगा उसको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और
पर्टिकुलर इंटीग्रल को जोड़ करके लिख सकते हैं। ठीक है, हमने दो हिस्सों में तोड़ तोड़ करके उनके सोल्यूशन निकाले और फिर दोनों को एक साथ जोड़ करके उस कंप्लीट इनहोमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकल आया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो सबसे पहले आज हमारा टास्क ये होगा बच्चों कि सबसे पहले तो हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को जो थ्योरम है, आयलर की थ्योरम है, अब अगर कोई कहे कि भाई इसका क्या मतलब है, हमें सीधे सॉल्व कराना सिखा दो, क्वेश्चन सॉल्व कराना सिखा दो, दैट इज़ नॉट द पर्पज़ ऑफ दिस होल डिस्कशन। गणित में हमको उस जगह को देखना है जहां आयलर ने इस थ्योरम को डेवलप किया था। तो आपको अगर गणित पसंद है तो आपको इन थ्योरम के थ्रू ही उसके थ्रू जाना है, अदरवाइज़ ये तो बस एक काम चलाओ हिसाब है। तो हम उस थ्योरम को देखते हैं कैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के साथ ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई जाती है, फिर उस ऑक्सिलरी इक्वेशन से कैसे रूट्स के हिसाब से हम डिफरेंट फॉर्म पाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के डिफरेंट फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो चले हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे फाइंडिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो आपके पास हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं कि कंसीडर जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन। मान लीजिए हमारे पास एक जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस इज़ द शेप ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। और तो टू कैलकुलेट द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या करोगे सबसे पहले, कंसीडर द होमोजीनियस पार्ट ऑफ अबव इक्वेशन। ओके, इस इक्वेशन का आप होमोजीनियस पार्ट डिस्कस करोगे, यानी कि आप करोगे डिस्कस एफ डी फंक्शन ऑफ वाई, एफ डी मल्टीप्लाइड बाई वाई इज इक्वल टू 0। दिस इज द इनिशियल कंडीशन जिससे आपको अपनी कहानी शुरू करनी होमोजीनियस के लिए। अब जरा सोचो ये एफ डी कैसे होगा। एफ डी में ऐसे कुछ होगा, कुछ कांस्टेंट होंगे, फिर एक डी एन होगा, फिर कुछ कांस्टेंट होंगे, फिर कुछ n-1 होगा, फिर कुछ कांस्टेंट होंगे, कुछ n-2 होगा। इस तरह से करते करते ए एन वाई सॉरी वाई वाई सब में लगा दें यहाँ पर वाई वाई वाई, और इस तरह से 0 होगा, ये होगा। तो आप समझ लो कि ये कुछ ऐसा है कि लेफ्ट हैंड साइड में ये कुछ एल्जेब्रिक जैसा है। जैसे आपने अब जरा समझो ऐसे, जैसे मान लो आपके पास 3x² + 5x + 2 है, इस तरह का मान लो आपके पास एक इक्वेशन लिखी है। तो इसमें हम कैसे कर सकते हैं, 3 × 2 = 6। अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ थोड़ा सा। 3 × 2 = 6, तो ये जाएगा 3x², यहाँ प्लस है तो ये जाएगा 3 + 2 टाइम x + 2 = 0। तो 3x² + 3x + 2x + 2 = 0। तो 3x कॉमन हो गया तो बचेगा x + 1, यहाँ पे 2 बाहर निकालोगे, x + 1 = 0। दिस इज 3x + 2 एंड x + 1 = 0। क्या मतलब हुआ, अगर हमारे पास कोई एक इस तरह की क्वाड्रेटिक पावर वाली इक्वेशन है तो हमेशा हम इसको फैक्टराइज करके इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है ना, एक इक्वेशन है, इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, कि हम अगर हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन दिया गया है तो हम उसको फैक्टराइज कर सकते हैं। ये हमने सीखा है मेरे ख्याल से 9th-10th में, मैंने तो उसको 8th-9th में शायद सीखा था। इन फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, अगर आप इन फैक्टर्स को 0 के बराबर इक्वेट कर दो, अलग अलग इस तरह से 0 के बराबर इक्वेट कर दो, तो यहाँ से x निकलेगा -2/3 विच इज़ आंसर, और x निकलेगा -1 विच इज़ ऑल्सो एन आंसर। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हुए जो दो रूट हैं x1 -2/3, x2 -1, वो इस प्रोसेस से निकल के आ जाते हैं। तो अलजेब्रा की थ्योरम ये कहती है कि अगर आपके पास राइट साइड मतलब आपके पास तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और राइट साइड 0 है, देन यू कैन फैक्टराइज इट। तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि अगर हमारे पास इसको हम एक तरह की अलजेब्रिक पूरी सीरीज़ है तो हम इसको भी फैक्टर कर सकते हैं, और जब फैक्टर करेंगे तो वहाँ इसमें रूट आएंगे। जैसे यहाँ इसका रूट है -1, अब इसमें से अगर आप 3 निकाल दो बाहर तो आप इसको लिख सकते हो 3 + 2/3 = 0 कह सकते हो।
x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कह सकते हो। तो यहाँ से आपने निकाल लिया x इज इक्वल टू -2/3, यहाँ से निकाल लिया x इज इक्वल टू -1। तो यानी कि जब आप इसको फैक्टर करोगे तो आपके पास वो अननोन क्वांटिटी है जो जिसकी वैल्यू निकालना है वो होगी, और उसके साथ में प्लस माइनस कौन होंगे, रूट होंगे। तो हम अलजेब्रा की थ्योरम के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग द first theorem of algebra we may write the factorize form of left hand side of above इक्वेशन। तो हम क्या लिखें, मान लो इसका एक रूट है m1, तो इसको हम लिख सकते हैं d माइनस m1, हम लिख सकते हैं d माइनस m2। आप कहोगे सर माइनस क्यों लिख रहे हो, भाई माइनस लिखने का मतलब है अगर आपने d माइनस m1 लिखा तो आप d बराबर m ले रहे हो, m1 ले रहे हो, तो प्लस ले लो ना। अगर खुद ही चॉइस करनी तो पहले प्लस ही ले लो। खुद से कैसे मान सकते हो कि ये रूट जो है माइनस के होंगे, तो ये रूट माइनस के भी हो सकते हैं, प्लस के भी हो सकते हैं। तो एक्स्ट्रा माइनस साइन से बचने के लिए हमने इन सबको प्लस रूट ले लिया, तो d माइनस m1 हो गया, ऐसे d माइनस m3, और इस तरह से करते करते चूंकि इक्वेशन nth ऑर्डर की है तो इसके अंदर जो रूट्स होंगे या जो सोल्यूशन होंगे वो भी कितने होंगे, n होंगे, और इस तरह से आप लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ ब्रैकेट में y है, भाई y चल रहा है, वो सब चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आ गया। अब हम इसका मतलब है कि अगर हम किसी समय रूट निकालें तो d माइनस m1 टाइम y, ये भी 0 रख के निकाल सकते हो, d माइनस m2 टाइम y, ये भी 0 रख के निकाल सकते हो। आप कहोगे सर y क्यों रख रहे हो, क्योंकि बेटा देखो यहाँ तो x एज अ वेरिएबल था जिसकी कुछ वैल्यू हो सकती है जो इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो d है ना, ये कैपिटल D एक ऑपरेटर है, और जो ऑपरेटर होता है वो हमेशा जिसके ऊपर ऑपरेट करता है उसी की होने पर ही उसका अस्तित्व होता है। ऑपरेटर अपने आप में कुछ नहीं है। ऑपरेटर की औकात तब होगी जब ऑपरेटर जिस पे ऑपरेट होने वाला है उसके साथ है। मतलब फॉर मी डी वाई बाई डी एक्स हैज़ सम मीनिंग, बट डी बाई डी एक्स ओवर वॉट वी डोंट नो, देन वी कांट गेट एनी आंसर। आई होप यू गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस थिंग। सो हम यहाँ पर y को रख रहे हैं, यहाँ पर y को रख रहे हैं बिकॉज दिस ऑपरेटर इज ऑपरेटिंग ऑन दिस y, तो ऑपरेटर का अस्तित्व तभी है। इसीलिए आपको आप समझ में आएगा कि जब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो फिर हम उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्यों बनाते हैं। हम उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्यों बना रहे हैं, बिकॉज डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास ऑपरेटर के फॉर्म में है। ऑक्सिलरी इक्वेशन जब बनाते हैं तो फिर हम कुछ रूट्स की टर्म में बनाते हैं और फिर हम एल्जेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर ले जाते हैं, तो हमें फिर वो एक्स्ट्रा y रखने की ज़रूरत नहीं होती है। हम एक अपने आप में एक सिंपल से एल्जेब्रिक इक्वेशन बना लेते हैं। हम हमेशा इस ऑपरेटर थ्योरी से फ्री हो जाते हैं कि हम ऑपरेटर से अलग हो गए। मोर लॉजिकली अगर हम बात करेंगे तो हम लीनियर स्पेस से अलग होकर के एक दूसरे फंक्शन स्पेस में जा करके अपना काम कर रहे हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से ये चूँकि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंडेड थ्योरीज़ हैं तो हम बिल्कुल उतना रखने की कोशिश कर रहे हैं जितना आप अभी समझ लें। अगर इतना भी नहीं समझ पा रहे हैं तो प्रयास करिए किताबों को पढ़ने का और थोड़ा मेहनत करो, बिकॉज यू आर लर्निंग द मैथमेटिक्स, यू आर लर्निंग द यूजी लेवल मैथमेटिक्स, यू आर गोइंग टू बी एन इंजीनियर। ठीक है, एक इंजीनियर बनने वाले हो, भविष्य में तुम इंजीनियर बनोगे। अब इंजीनियरिंग का काम करना है, इंजीनियरिंग काम से करना है तो आपको थोड़ा सा गणित के थ्रू ये करना है। ये आपके दिमाग की जो गुत्थियाँ होती हैं ना उसको सुलझाता है। इस तरह से प्रेशर जब लगता है दिमाग में तो सब खुलने लगते हैं। वो जो रोम छिद्र है दिमाग के, जो ज्ञान चक्षु जिनको हम कहते हैं ना, ज्ञान तंतु जो होते हैं वो सब हिलते हैं, खबड़ाते हैं, तब जाके वो खुलते हैं। खैर, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि मान लीजिए एक कोई जस्ट अ मिनट, अब हम मान लें यहाँ पर कि कोई हमने एक सोल्यूशन इसका मान लिया, हमारे पास n सोल्यूशन इसके होंगे। सो लेट अस कंसीडर एनी रूट
एम आर, कोई आर ले लिया। अब आर क्या है, आर जो है एन से छोटा होगा या बड़ा होगा, बराबर होगा, और एक से बड़ा या बराबर हो सकता है। मतलब आप जैसे M1 M2 M3 इस तरह से Mn करके रूट होंगे, तो हमने मान लो M8 ले लिया। अब जो 8 और n मान लो 10 है, तो 8, अब इसमें कुल 10 रूट हो सकते हैं। सबसे छोटा रूट M1 है, सबसे बड़ा रूट 10 है। तो ये जो आपने चूज किया है, ये कम से कम आप या तो इस रूट को चूज कर सकते हो, अधिक से अधिक इस रूट को चूज कर सकते हो। आपने ना इसको चूज किया, ना फर्स्ट को चूज किया, ना सेकेंड, ना लास्ट को चूज किया, आपने बीच में कोई rth रूट चूज कर लिया। तो यहाँ r मतलब जैसे 8 हमने लिया है, n मतलब जैसे 10 है, 1 तो सबसे छोटा ही है। सो वी गेट, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वी गेट d माइनस एम आर इंटू वाई इज इक्वल टू 0। हम ऐसा लिख सकते हैं। अब जरा इसको देखो, इसका मतलब है कि आप लिख रहे हो d बाई डी एक्स माइनस एम आर टाइम वाई बराबर 0, यही लिख रहे हो, या आप लिख रहे हो dy बाई डी एक्स माइनस एम आर टाइम वाई इज इक्वल टू 0 लिख रहे हो, या आप लिख रहे हो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम आर टाइम वाई। अब यहाँ पर हम करेंगे एक फॉर्मूला, वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल, प्लीज़ राइटिंग स्पेलिंग मिस्टेक को आप प्लीज़ नज़रअंदाज कर दीजिएगा, बिकॉज आई एम यूज टू वर्क ऑन द वर्ड। हाँ, वर्ड का आदी हूँ मैं, उस पर टाइप करने का, उस पर लिखने का। अब वर्ड ने एक बहुत आदत ख़राब कर दी है, आप भी अगर करेंगे तो आप देखोगे, बिकॉज द मोमेंट आप कोई स्पेलिंग AE थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, देन इट इमीडिएटली करेक्टेड इट। इवन अगर आप लेटेक्स पे काम करते हो, देन वहाँ पर भी ये सुविधा होती है कि वो AE आगे हो गया, AE आगे हो गया, तो वो ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देता है। तो कई बार क्या होता है ना कि ये स्पेलिंग फिर दिमाग से फिसल गई चुकी होती है, बिकॉज आई नो दैट कि द सिस्टम विल करेक्ट इट। अब यहाँ पर जब हम लिख रहे होते हैं तो इमीडिएटली वो लगता है कि SAEPRABSPARAB, वो प्लीज़ उसको प्लीज़ आप देख लीजिएगा, दैट इज़ नॉट एन बिग इश्यू। अगर उसको एक बार कॉन्शियसली देख ले तो वो ठीक हो जाएगा। हाँ, तो ये हो गया हमारे पास। सो dy बाई वाई इज इक्वल टू एम आर टाइम क्या हो गया, कहाँ गया, एम आर टाइम डी एक्स, ये हो गया। अब क्या करोगे आप, अब आप क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट कर दोगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो आपने इंटीग्रेट किया dy बाई वाई, ये कुछ वैसा है, अभी हम लोग ने पिछली बार कल किया तो था ना इसको, वही है, वही चीज़ है ये, एक तरह से आप मान लो वही जो पॉपुलेशन अनकंट्रोल पॉपुलेशन डायनामिक्स वाला हिसाब था। तो ये हो जाएगा log ऑफ y इज इक्वल टू एम आर एक्स, और प्लस हम log कोई कांस्टेंट मान लें, a मान लेते हैं, कोई कांस्टेंट हम यहाँ पर a मान लेते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, दिस इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा log y माइनस log a इज इक्वल टू एम आर टाइम एक्स। सो log y बाई a इज एम आर टाइम एक्स, so y by a is e की पावर एम आर टाइम x, so y is equal to a e की पावर एम आर टाइम x। तो इसका मतलब क्या निकल के आता है कि जब आप पीछे देखो जरा, से मैं बताता हूँ आपको, आप जरा पीछे देखो, यहाँ पर मैंने कहा कि आप इक्वेशन जो है आपके पास उसको इस तरह से फैक्टर फॉर्म में लिख सकते हो। आप इसको, ये एक फैक्टर फॉर्म है, ये एक फैक्टर फॉर्म है, ये फैक्टर फॉर्म है, इन सब के फॉर्म में आप लिख सकते हो। तो अगर हमने कहा कि अगर हमने इसको DMR टाइम में लिखा तो यहाँ से हमारा सोल्यूशन क्या आया, y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट e की पावर एम आर टाइम x। इसका मतलब यहाँ से सोल्यूशन आएगा y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट मान लो a1 e की पावर m1x। यहाँ से सोल्यूशन आएगा y इज इक्वल टू a2 e की पावर m2x। यहाँ सोल्यूशन आएगा y इज इक्वल टू an e की पावर mnx। तो इस तरह से हमारे सोल्यूशन आ जाएंगे। यही तो
जो बताया है इस पूरे एक्सरसाइज ने कि जो आपने बहुत सारे फैक्टर बनाए हैं उसमें से एक कोई चूज करके आप जब उसको सॉल्व करोगे तो वो आपको सोल्यूशन कैसा देगा, y इक्वल टू दिस, y इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम e की पावर एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ से आपको समझना है, इसे शायद आपने इसको पढ़ा हो 12th में कुछ हद तक, और आगे भी हो सकता है अपने कॉलेज में आप पढ़ रहे हो या वैसे पढ़ रहे हो, कि जब भी हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं तो उसमें एक्सपोनेंशियल जरूर रहता है, e की पावर जरूर रहती है। तो सवाल उठता है दिमाग में कि e कहाँ से आ गया। तो देखो बच्चों, अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे होमोजीनियस इक्वेशन को मान करके, तो जब आप उसको सॉल्व करोगे बाय यूजिंग दिस अलजेब्रा थ्योरम और वो सब कुछ, देन ऑटोमेटिकली यू विल गेट दिस एक्सपोनेंशियल टर्म। ऑटोमेटिकली आपके पास इस तरह का एक्सपोनेंशियल टर्म आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास टर्म आ गया। सो अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो हैंस, अब मैं इसको यहाँ पर, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। हैंस इक्वेशंस, हैंस द इक्वेशन बिकम्स, कौन सी इक्वेशन, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, a0 d की पावर n, a1 d की पावर n माइनस 1, a2 d की पावर n माइनस 2, an y0, hence the equation this, ये इक्वेशन बिकम्स। अब ये इक्वेशन कैसे होगी जरा समझो। अब चूंकि y बराबर आपने क्या लिया है, आप कह रहे हो y बराबर हो गया सम कांस्टेंट, y को हम ऐसा मान लें कि y इज सम कांस्टेंट e की पावर mx। अब अगर m1 होगा तो m1x, m2 होगा तो m2x, ऐसे कुछ होगा। सो इसका मतलब है ये इक्वेशन कैसे हो जाएगी, a0 d की पावर n, ऐसे लिखे, ऑपरेट किस पे हो रहा है, a e की पावर mx पर। a1 d की पावर n माइनस 1 ऑपरेट किसके पे हो रहा है, a की पावर mx पर। ऐसे ही an a e की पावर mx बराबर 0। आई होप इसको आप समझ पा रहे होगे। ये हमारी मेन इक्वेशन थी। ठीक है, y का फॉर्मूला अभी हमने यहाँ से निकाल लिया है। अब हम इस सॉल्यूशन को उठा करके अपनी इक्वेशन में रख रहे हैं कि m के बारे में क्या जानकारी हमें मालूम है, वो हम मालूम करने के लिए ऐसा लिख रहे हैं। तो आप यहाँ पे ऐसा कर रहे हो। अब खुद सोचो बच्चों, जरा एक चीज़ सोचो, अगर आपके पास d है, d का मतलब है d बाई डी एक्स है, और आप उसको e की पावर mx पे अप्लाई करो तो क्या होगा, आपका आंसर आएगा e की पावर mx d बाई डी एक्स ऑफ mx, यानी कि यहाँ हो जाएगा e की पावर mx m dx बाई dx जो कि 1 हो जाएगा। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा m e की पावर mx। तो जैसे ही आप d ऑपरेट करोगे तो यहाँ m टाइम e की पावर mx होगा। अगर आप d2 ऑपरेट करोगे, इसको मतलब फिर से ऑपरेट करोगे, यानी कि आप d बाई dx करोगे m टाइम e की पावर mx का, तो आप देखते हो m तो कांस्टेंट, उस पर अप्लाई नहीं होगा, इस पर अप्लाई होने का मतलब क्या है, m तो पहले से था, एक m और आ जाएगा, e की पावर mx हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा m स्क्वायर। तो अगर आप d को 4 बार ऑपरेट करोगे तो आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा m4 e की पावर mx। अगर आप d को n बार ऑपरेट करोगे तो फॉर्मूला हो जाएगा m की पावर n e की पावर mx। ठीक है, सीधा सा लॉजिक है यहाँ पर। तो अब इस चीज को हम इन टर्मों के ऊपर लगा करके देख सकते हैं। तो चलिए लगाते हैं, देखते हैं क्या है। a तो कांस्टेंट है भाई, यहाँ a, ये जो a, ये वाला बड़ा वाला भी a कांस्टेंट है, और a नॉट भी इसका कोफिशिएंट है, तो वो भी वहाँ पर रह रहा है। आई डोंट नो मैंने पहले a नॉट लगाया था या नहीं लगाया था। a नॉट नहीं लगाया था तो कोई बात नहीं, a0 नहीं लगाते हैं, कुछ इक्वेशन नहीं लगाते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, a0 ऑपरेट होगा तो कैपिटल A होगा, m की पावर n होगी, e की पावर mx हो जाएगा। ठीक है ना, फिर इस पे ऑपरेट होगा, a1 हो जाएगा, m की पावर n माइनस 1 होगा, e की पावर mx हो जाएगा। ऐसे ही करते करते आखिरी टर्म हो जाएगा an e की पावर mx बराबर 0। देखो भाई क्या किया यहाँ पर जो d था जब इसके ऊपर ऑपरेट हुआ तो क्या दिया, m की पावर n e की पावर mx। जब dn माइनस 1 था, इस पे ऑपरेट हुआ तो क्या दिया,
ए एम की पावर n माइनस वन ई की पावर एम एक्स, और कहीं बदलाव नहीं हो रहा है, केवल पावर बदलाव हो रहा है। तो इसका मतलब है कि आप देखो यहाँ कुछ कांस्टेंट निकाल दो, ए नॉट निकाल दो, ए निकाल दो, और ई की पावर एम एक्स निकाल दो। तो जब ये निकाल दोगे, ये बाहर निकल गए, अंदर क्या बचा, एम की पावर एन। फिर ए वन ए और ई की पावर एम एक्स बाहर निकल गया, तो यहाँ बचा एम एन माइनस वन। चलो हम ए वन, रुक जाओ, इनको ना निकाले भाई, ये तो इन्हीं के साथी हैं ना, इनको यहाँ रख देते हैं, ये अपने निकाल देते हैं ये वाले टर्म। वैसे ही ये हो जाएगा ए टू एम एन माइनस टू। ऐसे ही आखिरी में कौन बचेगा, ए एन और बराबर 0। अब देखो ये टर्म है पूरा और ये टर्म है पूरा, इन दो टर्मों का प्रोडक्ट, ये टर्म नंबर 2 है, टर्म नंबर A1 है, दो टर्मों का प्रोडक्ट 0 है। ये कब हो सकता है, ये तब हो सकता है या तो दोनों 0 हो या दोनों में से कोई एक 0 हो। लेकिन आप देखो कि क्या यहाँ पर, जस्ट अ मिनट, क्या दब गया, हाँ आप जरा देखो क्या हो गया भाई, ओके आप जरा देखो, क्या हम ए ई की पावर एम एक्स को 0 मान सकते हैं? नहीं मान सकते, क्योंकि ये तो हमारा सोल्यूशन है, माना गया ना, ये तो सोल्यूशन माना गया है हमारा। तो यानी कि इसके अंदर बच्चों ये जो टर्म है ये तो 0 नहीं होगा, नॉन 0। तो इसका मतलब है ये टर्म आपका 0 हो जाएगा, यानी आपके पास 0 क्या होगा, A1 m की पावर A0 m की पावर n, A1 m की पावर n माइनस वन, एंड दिस अप टू an बराबर 0। नाउ दिस स्पेसिफिक इक्वेशन इज कॉल्ड द ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है। कैसे निकाली, फिर से देखो, हमारी ओरिजिनल इक्वेशन कैसे थी, हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी ए एन डी की पावर n, A1 डी की पावर n माइनस वन, A2 डी की पावर n माइनस टू अप टू an, और बाहर कौन था, y बराबर 0। बिकॉज डी आर दी ऑपरेटर्स, एंड ऑपरेटर किस पे ऑपरेट होते हैं, y पर, किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर। अब हमने क्या किया, उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बना दी, dn की जगह पे क्या रख दिया, mn, dn माइनस n माइनस वन की mn माइनस वन, और बाकी सब। अब हम चूंकि ये m रूट ले आए, रूट कोई नंबर होंगे, कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे, तो अब हम ऑपरेटर से फ्री हो गए हैं, फ्री फ्रॉम ऑपरेटर। नाउ दिस इज एन इक्वेशन जस्ट लाइक दिस इक्वेशन, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन बिल्कुल वैसे ही पावरों के साथ, उन्हीं तरह कांस्टेंटों के साथ ऑक्सिलरी इक्वेशन। बट दिस ऑक्सिलरी इक्वेशन की खास बात क्या है, दिस ऑक्सिलरी इक्वेशन इज फ्री फ्रॉम द ऑपरेटर, डिफरेंशियल जो ऑपरेटर है उससे फ्री हो गई। अभी आपको लगता होगा कि ये तो कोई बहुत बड़ी बात हुई नहीं, तो बड़ा आसान सा काम है कि हमने क्या किया, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है, तो हम वैसे ही कि m करके वो इक्वेशन बना ले, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। अब इसमें बड़ी बात इसलिए आपको नहीं लग रही, बिकॉज यू डोंट नो द ऑपरेटर थ्योरी, यू आर नॉट अवेयर अबाउट द लीनियर अलजेब्रा, यू आर नॉट गेटिंग, आपने इसके अंदर वो मैट्रिक्स थ्योरी के हिसाब से देखा ही नहीं है कि जैसे मैट्रिक्स में होता है आइगन वैल्यूज़ होती हैं, आइगन वैल्यू इंडिपेंडेंट होती है, ऑर्थोगोनल होती हैं। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आप देख रहे हो, जो आप सीख रहे हो, इट इज़ द टिप ऑफ आइसबर्ग भी नहीं है, टिप का बिल्कुल नन्हा सा हिस्सा है जो आप देख रहे हो। इतनी सारी चीज़ें इसके साथ जुड़ी हैं, वेक्टर अलजेब्रा, फंक्शन एनालिसिस, फंक्शन थ्योरी, रियल एनालिसिस, कितना कुछ है जो इस पूरी थ्योरी के साथ जुड़ा हुआ है, आइदर की कितनी काम है उसके साथ।